हेलो स्टूडेंट्स, फाइट इंस्टीट्यूट की क्लास 12th में आपका वेलकम। आज हम लोग टॉपिक गॉस थ्योरम पर डिस्कस करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, उस पर कमेंट दीजिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप लोग अपने फ्रेंड्स को जितने ज़्यादा हो सके उनको ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए और इनको शेयर कीजिए, जिससे सभी लोग अच्छे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियरली समझ सकें। हाँ, हम पूरी कोशिश ये करते हैं कि हम आपको हर एक टॉपिक को बहुत ही डीपली और अच्छी तरीके से आसानी से समझा सकें। ठीक, तो आप अपने दोस्तों को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। तो चलिए हम लोग अपने गॉस थ्योरम पे टॉपिक पर आते हैं। देखिए, सबसे पहले गॉस थ्योरम ये हमारे सिलेबस का चैप्टर नंबर 2 है, हमारी यूपी बोर्ड की बुक का। लेकिन हम लोग आप इसके बारे में कैसे डिस्कस करेंगे वो हम आगे देखते हैं। सबसे पहले गॉस थ्योरम को डिस्कस करने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखते हैं क्या होता है। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसको कहते हैं हम लोग वैद्युत फ्लक्स। हिंदी में क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स के बारे में स्टूडेंट्स हम लोग अगर समझ लेंगे तो हमको गॉस थ्योरम के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। हम लोग देखते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है, जिसने हमारी इससे पहले की वीडियो देखी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, वो अच्छे से इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि जो टॉपिक एक बार क्लियर करा जाता है उसी बेस पे सारे चैप्टर हम क्लियर करेंगे। क्लियर दोस्तों? तो हम लोग ने ये पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें इलेक्ट्रिक रेज किधर की ओर होती है? आउटवर्ड होती है। और निगेटिव चार्ज है तो उसमें किधर होती है? इनवर्ड होती हैं। ठीक, तो हम लोग ये देखते हैं कि जैसे सीधे हम लोग अपने वैद्युत फ्लक्स पे टॉपिक पे आते हैं। एक सीधी सी सिंपल लैंग्वेज में आपको हम ये बताते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। देखिए, जैसे हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखा है तो पॉजिटिव से रेज कैसे निकल रही हैं? आउटवर्ड निकल रही हैं। क्लियर? जैसे हमारे पास ये आउटवर्ड रेज जा रही हैं, हमने क्या किया, एक यहाँ पर कोई भी लाकर लूप रख दिया या कोई भी हमने लाकर पदार्थ रख दिया जो इस तरह से रखा हुआ है। तो अभी आप देख रहे हैं कि हमारे पास 1, 2, 3 और ये 4 लाइनें निकल रही हैं इस सरफेस को पार करके। क्लियर? तो इस समय हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हुआ? 1, 2, 3, 4। लेकिन अगर यही वाला चीज़ हम थोड़ा आगे बढ़ा कर रख दें, यहाँ पर रख दें इस तरह से, तो हमारे पास देखिए ये आगे जाके निकलेगी, ये आगे जाके निकलेगी। तो अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हुआ? 2। तो हम कह सकते हैं कि किसी पृष्ठ से निकलने वाली वैद्युत की बल रेखाओं की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर फ्रेंड्स? आप समझ गए होंगे कि आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेट दो चीज़ें के क्षेत्र होते हैं। कैसे? एक होता है हमारे पास वैद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा होता है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र। क्या? चुंबकीय क्षेत्र। तो हम लोग ये ध्यान रखेंगे हमेशा कि अगर हम कभी प्लस और माइनस के बारे में पढ़ेंगे तो वैद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे, और नॉर्थ और साउथ के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? तो हम लोग आज क्या पढ़ रहे हैं? वैद्युत के बारे में, इसलिए प्लस माइनस का। तो वैद्युत फ्लक्स, फ्लक्स किसको कहते हैं? देखिए, अगर प्लस है तो हम जान गए कि प्लस माइनस है तो वैद्युत क्षेत्र का है। तो जितने भी रेखाएं हैं वो क्या है? वैद्युत रेखाएं। तो जितने भी इस पृष्ठ से जितनी वैद्युत की रेखाएं निकल रही हैं वही हमारा क्या है? वैद्युत फ्लक्स। अब यहाँ पे 4 रेखाएं निकल रही हैं तो वैद्युत फ्लक्स 4 है, और यहाँ पर 2 निकल रहे हैं तो वैद्युत फ्लक्स 2 है। मतलब जितनी भी रेखाएं किसी सरफेस को पार कर जाती हैं वही हमारा क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फाई ई से। कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ रेज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक रेज जो हमें किसी सरफेस को पार कर जाती हैं इस पार से उस पार, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? फाई ई से। फाई ई बराबर होता है E/DA cos थीटा। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। क्लियर? तो हम देखते हैं कि हमारे पास एक्चुअल में फॉर्मूला ये होता है फाई ई इज इक्वल टू ई वैक्टर डॉट टी ए वैक्टर। क्लियर? अब ए डॉट बी बराबर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। तो इस तरह से हमारा ये ऊपर वाला फॉर्मूला बन जाता है। क्लियर? तो अगर हम कहें इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हम कब रखते हैं? जब यहाँ 0 डिग्री रखेंगे तो फाई ई की वैल्यू हमारी क्या आएगी? E/DA, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू तो 1 होती है तो फाई की वैल्यू क्या आएगी? E/DA। क्लियर? और अगर हम कहें कि इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो फाई ई की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? 0 डिग्री, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 डिग्री। क्लियर? अब ये थीटा वास्तव में है क्या चीज़ें? थीटा हमारा ई और डी ए के बीच में बना एंगल होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सरफेस रखा हुआ है, जैसे मान लीजिए कोई गोला है। क्लियर? तो यहाँ पे हमने प्लस चार्ज रख दिया,
तो यहाँ से रेस तो ऐसे बाहर निकलेगी ना, तो जब ये रेस है बाहर जा रही है तो इस सरफेस को पार करके ही जाएगी ना। तो देखिए इलेक्ट्रिक रेस की डायरेक्शन ये है, ई की डायरेक्शन ये है, लेकिन इस सरफेस जहाँ से निकल रहा है वहाँ का एरिया पर जो परपेंडिकुलर खींचेंगे वो ये है ना। तो ई और डी ए के बीच में हमेशा ई और डी ए के बीच में जो एंगल बनता है वही एंगल हमारा क्या है, फाई है। तो हम कह सकते हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और किसी भी सरफेस पर खींचे गए परपेंडिकुलर मतलब लंब, इनके बीच में बने एंगल को ही हम लोग क्या कहते हैं, थीटा। क्लियर। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम लोग अपने गॉस थ्योरम पे आते हैं। तो अब हम लोग अपनी थ्योरम देखते हैं, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम बताने के लिए हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना बहुत ही जरूरी था। क्लियर। तो हम लोग देखते हैं गॉस थ्योरम क्या होती है। गॉस एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया था कि ये गॉस थ्योरम हर एक तरह की आकृति के लिए, हर एक तरह की चीज़ों के लिए फॉलो होता है। हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक सरफेस है, ये किसी भी शेप का है, जो नहीं कि गोल हो या कैसा भी हो, ये किसी भी शेप का है। इसके यहाँ पर हमने एक ओ पॉइंट पर एक प्लस चार्ज रख दिया। तो जब प्लस चार्ज रख दिया तो इससे रेस बाहर निकलेगी ना। तो देखिए यहाँ से मान लीजिए ये आर डिस्टेंस है जहाँ पर हमने ये एरिया ले लिया कि यहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है ई बाहर की ओर, क्योंकि प्लस है तो बाहर की ओर निकलेगी। और जिस जगह से निकल रही उसी पर लंब खींच देते हैं तो वही हमारा डी ए बन जाता है। जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वहीं पर हम परपेंडिकुलर खींच दें तो वही हमारा डी ए हो जाता है। अब देखिए डी ए और ई के बीच में एंगल कितना बना हमारा, 0 डिग्री का बना, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल कितने डिग्री का बनता है, 0 डिग्री का। तो अब हम देखते हैं कि हमें पता है कि जब किसी सरफेस से रेस प्लस है तो रेस निकल गई तो मतलब फ्लक्स हो गया, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि किसी भी सरफेस से रेस के निकलने की घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, ये वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर किसी सरफेस से इलेक्ट्रिक रेस बाहर निकल गई तो समझ लीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। देखिए इस सरफेस से, इस सरफेस के इतने जगह से इलेक्ट्रिक रेस देखिए निकल गई तो यहाँ पे फ्लक्स हो गया। तो फ्लक्स जब हो गया तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे ना। कैसे लगाएंगे, देखिए डी, देखिए ये पूरा बड़ा सरफेस है ना, लेकिन हमने बहुत छोटे से सरफेस से ही इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम जानकारी कर रहे हैं। तो जब बहुत छोटे से एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट कर रहे हैं तो हम लोग फाई ई को क्या लिखेंगे, डी फाई। डी मतलब बहुत ही छोटा। डी फाई बराबर क्या आएगा हमारे पास, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। क्लियर। लेकिन हमको तो जैसे यहाँ से इतने एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, इलेक्ट्रिक रेज निकल रही, उसी तरह यहाँ से भी निकलेगी, यहाँ से भी निकलेगी, यहाँ से भी निकलेगी, यहाँ से सब जगह चारों तरफ से इलेक्ट्रिक रेज निकलेंगी ना। ठीक। तो हम क्या करें कि हम दोनों साइड का क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें। ठीक। दोनों साइड का जब हम इंटीग्रेट कर देंगे, और ये इंटीग्रेशन में हमने ये क्लोज गोला क्यों लगाया, क्योंकि ये हमारे पास बताता है कि ये हम गॉसियन सरफेस के लिए काम कर रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ पर जब 1 डी फाई है तो हम क्या लिखेंगे, फाई ई, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है 1। और ये देखिए इसको अगर हम खोलेंगे तो ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। क्लियर। अब देखिए थीटा दोनों के बीच में क्या बना है, 0 डिग्री। तो यहाँ हम 0 डिग्री रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फाई ई बराबर ई डी ए। क्लियर। अब हम ई की वैल्यू देखिए बाहर निकाल सकते हैं, तो फाई ई बराबर हमारे पास क्या आएगा, ई की वैल्यू हम अगर बाहर ले लें तो अंदर क्या आएगा, 1 डॉट डी ए। क्लियर। और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होती है, फाई ई इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारे पास वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। क्लियर। और ये देखिए जब हम 1 डी ए का इंटीग्रेशन करेंगे तो खाली क्या आएगा, ए। ठीक। और एरिया हमें पता है इस गोले का एरिया क्या है, फाई ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो फाई ई बराबर हमारे पास क्या आएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस थ्योरम हमारी प्रूफ हो गई। हम ये जानते हैं कि जितने एरिया से हम इलेक्ट्रिक फील्ड रेज निकाल रहे हैं वो एरिया तो हमने गोलाई में लिया है ना, तो इसीलिए हमको एरिया गोलाई का रखना पड़ा 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर। तो ये था गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कहने का मतलब है कि फाई ई इज इक्वल टू क्यू इंटू 1/ε0। इसको ऐसे लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी क्लोज सरफेस से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स
उस क्लोज सरफेस में के अंदर जितना भी चार्ज है उस चार्ज का 1/ε0 टाइम होता है। ये हमारी गॉस की थ्योरम थी। क्लियर। गॉस थ्योरम हिंदी में हम फिर एक बार रिपीट करते हैं। कहा जाता है कि किसी बंद पृष्ठ, देखिए बंद है ना, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत, जब इलेक्ट्रिक रेज निकल गई तो फ्लक्स जरूर होगा। किसी बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। जो फ्लक्स है वो क्या होगा, जो इस पृष्ठ से घिरा कुल आवेश है, इसी कुल आवेश का 1/ε0 टाइम्स होगा। तो ये हमारा गॉस थ्योरम थी। ठीक, गॉस थ्योरम हम लोग कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक बंद ये क्यूब रखा हुआ है। ये क्या है, एक घन है, एक क्यूब है। ठीक, तो क्यूब में हमारे पास कितने टोटल सरफेस होते हैं, 6। क्यूब में हमारे पास टोटल कितने सरफेस होते हैं, 6। अगर हम यहाँ बीच में प्लस क्यू रख दें तो ऐसे यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे ऐसे सब जगह से फ्लक्स निकलेंगी। मतलब देखिए इसके इस सरफेस से 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 सब जगह से रेज बाहर निकलेंगी ना, 6 सरफेस से रेज बाहर निकलेंगी। तो हमको अगर कभी पूछा जाए कि बताइए कि अगर ये हमारे पास एक कमरा है और कमरे के बीचों बीच में हमने प्लस क्यू चार्ज रख दिया, तो बताइए उसके किसी एक पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा। तो हमें पता है गॉस थ्योरम क्या बताती है कि टोटल घिरे हुए सरफेस से कुल कितना फ्लक्स निकलता है, इतना। तो हमारे पास टोटल सरफेस कितना है, देखिए जैसे मान लीजिए कि हम कहें कि हमें सिर्फ एक सरफेस से बताना है कि कितना फ्लक्स निकलेगा। है तो टोटल 6 से निकल रहे होंगे, लेकिन हमें सिर्फ क्या बताना है, एक सरफेस से कितना निकल रहा है। तो देखिए कि हमें पता है कि टोटल सरफेस से निकलने केवल एक सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स होगा Q/6ε0। ये क्या है, एक सरफेस से। क्लियर। अभी देखिएगा अगर हम एक सरफेस से, जैसे हम कहें कि हमारे पास 50 साइकिलें हैं और एक साइकिल का मूल्य बताइए, तो जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि 50 साइकिलें हमको मिली हैं 500 रुपये की, या 50 पेन मिले हैं हमको 500 रुपये के। ठीक, तो एक पेन की कीमत कितनी होगी, मतलब 10 रुपये होगी। क्यों, तो देखिए जैसे एक सरफेस से हम पूछें कि कितना फ्लक्स निकला, देखिए फ्लक्स तो ऐसे चारों तरफ से निकलेंगे ना, 6 सरफेस से निकलेंगे। जो हमारा कमरा है उसकी 6 दीवारों से निकलेंगे, लेकिन हमको सिर्फ एक दीवार से चाहिए, तो हम क्या करें, ये फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन अगर हमको कहा जाए 2 सरफेस से बताइए कितना निकलेगा, तो 2/6ε0। क्लियर। और अगर हमारे पास कहा जाए कि 3 सरफेस से, तो 3Q/6ε0। क्लियर। इसी तरह से हमसे कहा जाए कि 4 सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो 4Q/6ε0। ठीक, ये 3 सरफेस से था, ये 4 सरफेस से है। और अगर हमको कहा जाए 5 से, तो क्या लिखेंगे, 5Q/6ε0। क्लियर, ये 5 सरफेस से। और अगर 6 सरफेस से कहा दिया जाए, 6 सरफेस मतलब टोटल सारे सरफेस, मतलब टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो 6Q/6ε0। अब ये कैंसिल करने के बाद हमारा वही फॉर्मूला आ गया ना, Q/ε0। ये देखिए ये जो था, मतलब कि गॉस थ्योरम सारे, अगर किसी भी आकृति का, जैसे मान लीजिए हमने ये लिया था, अब हम ले लेते हैं एक त्रिभुज, एक कोण, अगर इसके यहाँ पर रख दें तो इन तीनों, देखिए यहाँ से ऐसे सब जगह से निकलेगा ना फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स से निकलने वाला कितना, मतलब टोटल सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा, 5/Q/0। जैसे इस वाली फिगर में भी टोटल सारे सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स कितना था, Q/0। तो इस फिगर में भी सारे सरफेस से निकलने वाला क्या होगा, Q/6ε0। लेकिन केवल एक सरफेस से बोले तो इसमें 3 सरफेस है ना, तो हमारे पास आएगा 5/Q/3ε0। ये एक सरफेस से था। 2 के लिए पूछे 2 का मल्टीप्लाई, 3 के लिए पूछे 3 का मल्टीप्लाई। तो इस तरह से हम ये गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन समझ सकते हैं। तो फ्रेंड, आपको ये समझ में आएगा कि गॉस थ्योरम क्या होता है और इसको हम किस प्रकार डिफाइन करते हैं। इसके बाद जब हम अगली वीडियो आपको सेंड करेंगे, तो हम इसके बारे में अब गॉस थ्योरम पे डिपेंड कई सारे डेरिवेशंस पढ़ेंगे। क्लियर। आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आप इसके लिए कमेंट करिए, और अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो हम उसको आपको दोबारा से बताएंगे। क्लियर। चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसके बाद वाली डाली गई सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। इसके बाद आपको गॉस थ्योरम के सारे डेरिवेशंस बताए जाएंगे, जिससे आप अपना नोट्स भी क्लियर कर पाएँ। धन्यवाद स्टूडेंट्स।